हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल पढ़े थे लास्ट. अब पढ़ना हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. पहले बच्चों एफ.डब्ल्यू. टेलर की थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर्स, बिकॉज यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं. ठीक है, समझते हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन यूएसए. एफ.डब्ल्यू. टेलर बॉर्न हुए थे 1856 कहाँ? यूएसए में. इन 1878 ही ज्वाइन मिडविल स्टील कंपनी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. 1878 में इनने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी? मिडविल स्टील कंपनी. कौन सी पोजीशन में? एज ए मैकेनिकल इंजीनियर. यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स. अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के से टेलर ने सेट किया साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स. ही वॉज प्राइमली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कह रहा है ही वॉज प्राइमली कंसर्न, वो पहले कंसर्न थे कि कैसे वर्कर की एफिशिएंसी अच्छी की जाए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज where methods of production lacks planning and working method was haphazard. बोल रहा है जो टेलर ने अपने प्रिंसिपल और टेक्निक की उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ किया? फैक्ट्रीज में. किस जगह? जहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग थी और वर्किंग मेथड क्या था? मतलब लापरवाह थे. कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर्स. टेलर्स के कंट्रीब्यूशन क्या है? एफ.डब्ल्यू. टेलर became famous as a father of scientific management. बच्चों एक क्वेश्चन और याद रखने वाली बात है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है. हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर वर. उनने ऐसा क्या किया जिससे वो पॉपुलर होते हैं बच्चों, वो समझते हैं. टेलर पब्लिश बुक्स एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. His major contribution was publishing shop management, price rate system and principle of scientific management. उनके major contribution क्या थे publishing के? Shop management, price rate system and principle of scientific management. He emphasized on adaptation of scientific methods to the problem of management. वो emphasize करते थे adapt करना scientific method. कोई भी problem होगी तो उसको कैसे solve करना? Scientifically solve करना. ठीक है. मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहते थे कि जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? साइंस लगा के. कैसे लगा के? साइंस लगा के. बोला भी है. इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. वो कह रहे हैं जनरल लैंग्वेज में इट मीन्स है कि अप्लाई साइंटिफिक टूल्स जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, वही टूल्स, वही मेथड्स, और कैसे एम्प्लॉय रखें? ट्रेन्ड पर्सनल, जिनको काम आता हो. किस लिए? टू इंक्रीज द आउटपुट. तो जो हमने जैसे पढ़ा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए. अब वो समझते हैं कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट बोले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. बोले साइंस जो है नॉट रूल ऑफ थंब है. मतलब आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकते कि मतलब आपने कोई भी डिसीजन ले लिया और सोचा कि ये हमें गोल अचीव करा देगा. तो साइंस में हम तुक्का नहीं मार सकते, हमें फुल प्रूफ होना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड. क्या कह रहे हैं? इस साइंस नॉट रूल थंब मेथड से टेलर इंसिस्ट कह रहे हैं दैट ईच जॉब परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. वो किस बेस में होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए. एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन के कहने पे नहीं, एक्सपीरियंस के कहने पे नहीं, एंड हिस एंड मिस मेथड यूज करके नहीं. कैसे होनी चाहिए? वो साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू कोई भी चीज अप्लीकेबल होनी चाहिए.
ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। बोले एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो कैसे काम करें, हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है बच्चों तालमेल। कैसे काम करें, तालमेल बना के। दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। गिव एंड टेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब जो मैनेजमेंट है जिसे हम बॉस बोलते हैं वो और जो वर्कर्स, उन दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो हम मैक्सिमम इनपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। कह रहा है जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक तो होता है वर्कर ग्रुप और दूसरा होता है मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर ग्रुप वो जो हार्ड वर्क करता है, मैनेजमेंट ग्रुप वो जो मेंटल वर्क करता है। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स फॉर ईच अदर। कह रहे हैं और जो बोथ द ग्रुप्स हैं वो वर्क करते हैं राइवल्स टू ईच अदर। एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड आर ओवरबर्डन। वर्कर हमेशा ये फील करते हैं कि उन्हें एक तो कम सैलरी दी जा रही है और बर्डन ज्यादा है विद द वर्क। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। और लेकिन वर्कर्स के गुड फॉर नथिंग में कोई काम नहीं है। तो दिस इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब आपने जो भी दोनों ग्रुप हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, दोनों को साथ लेके चलना है, तभी आप अपना आउटपुट ज्यादा कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये दिया, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझते हैं। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा बोल रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका एक्सटेंशन है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन ए कोऑपरेशन विद ईच अदर। बोला जो भी वर्क है वो कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए। ईच अदर, ईच अदर मतलब जैसे ये मैनेजमेंट के आदमी हो गए और ये वर्कर, दोनों के साथ क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। विथ ईच अदर विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए मतलब एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। कह रहा है वर्कर्स और मैनेजर कैसे काम करें, कोऑपरेशन से। तभी देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट, तभी वो अपना बेस्ट अचीव कर पाएंगे। क्लियर है दिस, ये पॉइंट था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डेवलप करना है किसको, वर्कर्स को, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक, जितना वो मैक्सिमम अपना दे सकते हैं वहां तक उस वर्कर को डेवलप करना है और उसको प्रॉस्पेरिटी देनी है। समझते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। मतलब इसका ये कहना चाह रहा है किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनके वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। मतलब जितना अच्छा वर्कर काम करेंगे उतना अच्छा इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। अब वो बोल रहा है वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। टेलर ने कहा है अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। कह रहा है आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद उनको जॉब उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। तो ये है। अब आप ऐसा नहीं है कि 12th पास को आप मैनेजर बना दे रहे हो और जो MBA है उसको आप वर्कर बना रहे हो। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। अब पढ़ते हैं बच्चों साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स क्या थी, अलोंग विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलर्स डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक्स बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेस। कह रहे हैं अलोंग विथ टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमने भी 4 पॉइंट पढ़ लिए, टेलर डेवलप कुछ उनने साइंटिफिक टेक्निक्स भी डेवलप की
बाई कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेस। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कंडक्ट किए, कहाँ पे? अपने वर्क प्लेस पे। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का क्या मतलब है, समझते हैं। इन दिस टेक्निक्स टेलर सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। उसने फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर कह रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री को डिवाइड कर दो 2 डिपार्टमेंट में, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। टेलर चाहते थे कि जो भी वर्कर्स हैं वो प्लानिंग के बर्डन से फ्री रहें, वो प्लानिंग का काम कोई दूसरा डिपार्टमेंट करें। एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। वर्कर सिर्फ किस में ध्यान दें? प्रोडक्शन में और वर्क में। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। बोले टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन दी प्रोडक्टिविटी। अगर आप प्रोडक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हो तो टेलर ने सजेस्ट किया अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट। बोला सभी डिपार्टमेंट में कोई फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए टू सुपरवाइज। किस लिए? सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए एंड इंस्ट्रक्ट करने के लिए द वर्कर्स। किनको? वर्कर्स। कह रहे हैं वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क। एक काम जो देख रहा है, फोरमैन मतलब जो वर्क देखता है, वो सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि सभी वर्क को देख ले। इसीलिए टेलर ने 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए। टेलर ने क्या सजेस्ट किए? 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर। तो टेलर ने क्या कहा, अगर हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट को अगर आपने चेक करना है तो आपने 8 फंक्शनल एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से थे? अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, बोला प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन रखने थे? तो कह रहा है रूट क्लर्क। सबसे पहले रूट क्लर्क। समझते हैं रूट क्लर्क कौन होता है? दिस फोरमैन, फोरमैन मतलब होता है बच्चों द लीडर ऑफ ए वर्क क्रू, जो काम कर रहा है उसका लीडर। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। बोला जो रूट क्लर्क होता है उसका काम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स अप सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कितने स्टेप होंगे फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितने मैकेनिकल और मैनुअल जॉब होंगे, कितने जगह। ठीक है, ये है रूट वर्क का काम। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। बोले जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है उसका वो रिस्पॉन्सिबल है जनरल इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जो नेसेसरी है किसी भी बिजनेस या जॉब को करने के लिए प्रॉपर मैनर, स्पेसिफाइड मैनर में। फिर थर्ड पर्सन होता है बोले टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एक ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल हो टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब, मतलब मॉर्निंग में कितने बजे जॉब स्टार्ट होगी और कब कंप्लीट होगी। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ फॉर एवरी जॉब। वो और क्या प्रिपेयर करते हैं? कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। नेक्स्ट, डिसिप्लिनेरियन। एक डिसिप्लिन भी, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। कह रहे हैं ये जो भी डिसिप्लिनरी फोरमैन है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी परफॉर्मेंस को ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में करने के लिए। ठीक है, 4 पढ़े हमने प्लानिंग से रिलेटेड। अब है 4 फोरमैन अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जहां वर्क होता है उसमें भी तो मेन 4 लोगों की नीड है। 4 हमने पढ़ लिया। अब 4 है, ए है गैंग बॉस। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लिए कौन होना चाहिए? गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। नो डिले। कह रहे गैंग बॉस वो पर्सन है जो क्या अरेंज करके देता है? मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। ठीक है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, अरेंज करता है जिससे हम अपनी जॉब्स को फुलफिल कर लें। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस का काम क्या होता है? दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस ये देखता है कि टाइमली हम कोई भी जॉब को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन।
रिपेयर बॉस का काम ये होता है जो भी मशीन है और टूल है वो किस कंडीशन में रहें, वर्किंग कंडीशन में रहें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे फटाफट रिपेयर कर दें। इंस्पेक्टर, बच्चों पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है। दिस बुक कीप्स ए चेक ऑन क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। बोला है इंस्पेक्टर का काम है कि हमेशा चेक करे क्वालिटी और कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, हर एक पैकेट की क्वालिटी और कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था बच्चों फर्स्ट पॉइंट फंक्शनल फॉरमैनशिप में, जिसमें टेलर ने सजेस्ट किए हमको कितने फंक्शनल, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड टेलर्स, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे पढ़े, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने 4 पढ़े एंड फोरमैन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने कहा कि जो भी वर्क है उसको स्टैंडर्ड कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, वर्क को कैसा क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। समझते हैं कैसे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बच्चों अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, वही टेलर भी करें। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स। बोला स्टैंडर्डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हम स्टैंडर्ड मेंटेन करें राइट फ्रॉम सिलेक्शन। जब हम बिजनेस स्टार्ट करें, टूल्स, कौन से टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीन चाहिए टू यूज। मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम आउटपुट तभी मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब हमारे पास जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मशीन्स वगैरह होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। बोला स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट इट रिफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज। एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई भी, जैसे अगर हम एग्जांपल लें फ्रूटी 10 रुपीज में, सभी का साइज एक जैसा होता है, टाइप भी, वेट भी, मेजर्स भी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी। तो यही कह रहे हैं कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए और काम को क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आसान कीजिए। आसान कीजिए। थर्ड पॉइंट इसी कंटेक्स्ट में बच्चों हमने पढ़ना वर्क स्टडी। टेलर ने इंसिस्ट किया कि वर्क स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर इट इंक्लूड्स। बोला टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे, तो आपने कुछ स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्क स्टडी के अंदर बच्चों 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है फैटीग स्टडी। अगर कोई भी वर्कर आपके बिजनेस में वर्क कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे टायर्डनेस फील होगी। अगर काम लगातार करेगा तो थक जाएगा, उसके बाद अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए टेलर ने सजेस्ट किया दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। मतलब आप एक एम्प्लॉय को कितना रेस्ट देते हो, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, अगर आप रेस्ट देते हो तो कितने टाइम तक देते हो, उसका ड्यूरेशन क्या है, एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, और एक दिन में कितनी बार देते हो। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता, उसको रेस्ट की नीड है। तो टेलर ने सजेस्ट किया वर्क स्टडी की, और उसमें से सबसे पहले क्या कहा, फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी में क्या करना था, कोई भी एम्प्लॉय को ज्यादा टायर्ड फील ना, उन्हें रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, उसका एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए और दिन में कितनी बार मिलेगा ये सब प्लानिंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टाइम स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर दूसरा क्या है, टाइम स्टडी। इसमें कह रहे हैं द टेक्निक्स ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। द टेक्निक्स ऑफ टाइम स्टडी इज टू कंडक्टेड डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स। बोला है जो भी हम टाइम स्टडी करते हैं टेक्निक से हम डिटरमाइन करते हैं कोई ऑब्जेक्टिव। क्या है वो ऑब्जेक्टिव समझते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। बोला है एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट कीजिए किन के लिए, वर्कर्स में, कि इतने यूनिट गुड्स वो इतने टाइम में प्रोड्यूस कर सकें। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब।
अब आपने ये देखना है कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, ये किस में करेंगे, टाइम स्टडी में। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, बोला है फिर जितने वर्कर्स हैं उनको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, कैटेगरी कीजिए। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन विल एंड विश ऑफ मैनेजर। टेलर कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा वो कोई इंस्टीट्यूशन या मैनेजर अपने विल और विश के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड कर सकता, बट द टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। बोला कैसे चेक करना है, साइंटिफिकली करना है। पता चला अगर किसी काम को करने में 2 घंटे लग रहे हैं तो कोई मैनेजर फोर्स नहीं कर सकते कि उसे 1 घंटे में कीजिए। अगर ऐसा होगा तो स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है, हम वो नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो किसी मैनेजर के अकॉर्डिंग हम अब टाइम सेट नहीं कर सकते हैं। जो साइंटिफिक टेक्निक्स होगा, हम साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो वर्क स्टडी में लास्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में समझते हैं क्या है, द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी आर। बोले जो भी मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं वो क्यों हैं, समझते हैं। टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। बोले जब एक वर्कर जॉब कर रहा है तो उसे अपनी प्लेस से, जिस प्लेस पे वो काम कर रहा है, उससे कितना मूवमेंट करना पड़ता है। बच्चों हम ट्राई करेंगे कि कोई भी वर्कर जिस प्लेस पे काम कर रहा है कम से कम मूवमेंट करे, क्योंकि वो जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतनी ज्यादा टायर्डनेस होगी, उतने ज्यादा थकेगा। ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। बोल रहा है वो जो भी वो मूवमेंट कर रहा है अपनी जॉब के, उसमें प्रोडक्टिव मतलब काम का कौन सा मूवमेंट है और अनप्रोडक्टिव कौन सा है। अगर हमें ये पता चल गया एक वर्कर काम कर रहा है और वो प्रोडक्टिव मूवमेंट तो जरूरी है, इससे हमारे बिजनेस का आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हमने रिड्यूस करना होगा जिससे उसे थकान कम लगे, टायर्डनेस कम हो। फिर बोला फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। जो भी अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट है उसे क्या करो, कट डाउन करो। फिर कह रहा है टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। बोला एक सूटेबल इक्विपमेंट या टूल्स प्रिपेयर करो जिससे हम उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। तो ये वर्क स्टडी के 4 पॉइंट थे। सबसे पहले फैटीग स्टडी, फिर सेकंड था हमारा मेथड स्टडी, फिर था हमारा टाइम स्टडी और लास्ट था हमारा मोशन स्टडी। मेथड स्टडी समझते हैं एक बार और बच्चों। द मेथड स्टडी टेक्निक फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेथड स्टडी में ये कह रहे हैं टेलर कि हमें एक ऐसा बेस्ट मेथड, एक वन बेस्ट मेथड चूज करना पड़ेगा परफॉर्मिंग द जॉब, जिसमें हम जॉब परफॉर्म करें, जिससे हम प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका मैक्सिमम यूज कर सकें। तो मेथड स्टडी कह रहा है एक बेस्ट वन मेथड हमने चूज करना है परफॉर्मिंग फॉर द जॉब, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें और जो वेस्टफुल चीजें हैं वो रिड्यूस कर सकें, वो हम रिड्यूस कर सकें। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल वर्ड है बच्चों दिमाग से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर, मेंटल रिवॉल्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फायदे हैं समझे। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। सबसे पहले तो जो भी वर्कर है और मैनेजमेंट का, उनका एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट और वर्कर एज ए राइवल वर्क करते हैं, एज ए दुश्मन काम करते हैं किसी भी कंपनी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कह रहे हैं। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है रूलिंग आउट फिलिंग द सस्पिशियस और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। बोल रहा है जो भी वर्कर्स और मैनेजमेंट में सस्पिशियस, शक और प्रिजुडिस, भेदभाव है, उसको दूर करना है। सबसे पहले ये थिंकिंग क्या करनी है, हमने दूर करनी है। इसे कहा जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन।
तो टेलर यही कह रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे ये अपने बिजनेस में ये सारी चीजें चेंज करेंगे तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे विथ ए मिनिमम कॉस्ट, और इससे हमारे कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।